हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। और आपके सहयोग से अब ये कारवां जो है वो बढ़ चला है और यूट्यूब परिवार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अपना स्नेह इसी तरह बनाए रखिएगा। बाकी आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के वंशागति और विविधता के सिद्धांत। वंशागति और विविधता के सिद्धांत को जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे प्रश्नों का संग्रह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है और साथ ही साथ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, संभावित प्रश्न है जो कि आगामी 2024 की बिहार बोर्ड की परीक्षा के द्वारा पूछा जा सकता है आपसे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। आपका और हमारा साथ वीडियो के अंत तक बना रहे, ज़्यादा समय न लेंगे और वीडियो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन से जो है वो शुरुआत करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने बच्चों कि सबसे पहला प्रश्न है कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण अनुपात क्या है? तो इसका जो ऑप्शन सी दिया गया है कि 1:1:1:1, यही जो है वो द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात है। द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का अनुपात क्या है? तो 1:1:1 जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1:1:1 जो है, फिर रेशियो 1, ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि द्विसंकर परीक्षार्थ संकरण का जो अनुपात है वो 1:1 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे दूसरा प्रश्न बच्चों, और दूसरा प्रश्न है कि एमनोयोसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। तो एमनोयोसेंटेसिस कैसी प्रक्रिया है? तो एमनोयोसेंटेसिस जो है वह भ्रूण में किसी आनुवांशिक रोग के निर्धारण की प्रक्रिया है। अगर भ्रूण को कोई रोग हो जाता है गर्भ में, तो इस स्थिति में एमनोयोसेंटेसिस की प्रक्रिया के द्वारा उस रोग की निर्धारण की जाती है कि आखिर उस भ्रूण को कौन सा रोग हुआ है, और तब इलाज जो है वो उस भ्रूण का प्रारंभ किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे बच्चों तीसरा प्रश्न, और तीसरा प्रश्न जो है वो 2023 में पूछा गया है। तीसरा प्रश्न 2023 में पूछा गया है। टोटल जो प्रश्नों का संग्रह है वो 64 है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उसी मॉड्यूल के प्रश्न को जो है वो आपके समक्ष लेकर के आए हैं। तो आप बहुत ही बारीकी से और बहुत ही सावधानी से प्रश्नों को जो है वो जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न जो है वो किस किस वर्ष में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछे गए हैं। जिसमें से एक प्रश्न जो है वो तीसरा, ये आपके सामने है कि तीसरा प्रश्न क्या है? तीसरा प्रश्न है कि स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है। तो किसमें प्रेरित की जा सकती है? तो जो स्वबहुगुणिता है वो कृत्रिम रूप से प्रेरित की जा सकती है कॉल्चिसिन के द्वारा। किसके द्वारा? कॉल्चिसिन के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कॉल्चिसिन के द्वारा जो है वो स्वबहुगुणिता कृत्रिम रूप से प्रेरित की जाती है। अगला जो है वो प्रश्न देखेंगे बच्चों 4 नंबर। स्त्री अर्थात मनुष्य में कौन गुणसूत्र या कौन गुण से सूत्र होंगे, यानी कौन जो है वो गुणसूत्र होगा। मानव में जो है वो कौन सा गुणसूत्र होगा ये बताना है। तो मानव में जो है वो 44XX+ जो है ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि 44+XX जो है वो स्त्री में गुणसूत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 5वां कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है। एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपको भी पता है कि 1:2:1 होगा, क्योंकि ये बायोलॉजी के क्लास के दौरान बताया भी गया था कि वंशागति के विविधता के सिद्धांत या वंशागति और विविधता के सिद्धांत में जो है वो हमने ये देखा था कि एक संकर का जेनोटिपिक अनुपात जो है वो 1:2:1 होता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो है वो हम देखेंगे कि एक की स्थान पर उपस्थित रहने वाले, यानी एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं भाई? एक ही स्थान पर
उपस्थित रहने वाले जीन, यानी ऐसे जीन होंगे जो एक ही स्थान पर उपस्थित रहेंगे। तो जो एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है बहुअलील। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीनों को बहुअलील कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो अगला प्रश्न हम देखेंगे 7 नंबर। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? यानी सबसे कम और सबसे अधिक जो है वो जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गुणसूत्र 1 एवं Y जो है ये करेक्ट आंसर होगा कि गुणसूत्र 1 और गुणसूत्र Y जो है वो सबसे अधिक और सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुणसूत्र 1 और गुणसूत्र Y। अगला जो प्रश्न है 7वां के बाद 8वां प्रश्न देखेंगे कि दात्री कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है। दात्री कोशिका जो है वो अरक्तता प्रदर्शित करता है। तो जब दात्री कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करता है तो उसे सहप्रभाविता कहते हैं। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 9 नंबर प्रश्न बच्चों कि 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है। जो 21वां गुणसूत्र होता है और उसकी जब ट्राइसोमी होती है तो उससे बीमारी उत्पन्न होती है, तो वो कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है ये बताना है और ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें जो ट्राइसोमी होता है उस ट्राइसोमी से जो बीमारी उत्पन्न होती है वो बीमारी कौन सी बीमारी होती है? तो वो बीमारी होती है डाउन सिंड्रोम। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन, 10वां प्रश्न देखेंगे बच्चों। और 10वां प्रश्न है कि एक सामान्य दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णांध हैं की शादी एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तब उसके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्ण अंधता की संभावना इनमें से क्या होगी? ये 2018 में पूछा गया है। मान लीजिए कि कोई ऐसी महिला है जिसका सामान्य दृष्टि है और उसके पिता वर्णांध हैं, साथ ही साथ उसकी शादी एक ऐसे सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से हो जाती है, तब उसके होने वाले जो पुत्र होंगे और पुत्री होंगी उनमें वर्णांधता की जो प्रतिशत मात्रा है, जो संभावना है वो कितनी होगी? तो वो लगभग जो है वो 25% वर्णांध पुत्र होने की संभावना है एवं लक्षण प्रारूपी सभी साधारण दृष्टि वाली पुत्री से जुड़ेगा। तो ये ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर के बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे 11 नंबर। और 11 नंबर प्रश्न है कि एक बालक का जो रुधिर है, ध्यान से सुनिएगा कि एक बालक का जो रुधिर है वो बालक का रुधिर O है, यानी कि बालक का जो रुधिर वर्ग है वो O है। बालक का रुधिर वर्ग क्या है? O है। और उसके पिता का जो रुधिर वर्ग है वो B है। तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें से कौन होगा? अब यहाँ पर ये बताना है कि उसके पिता का जो है वो जीन प्रारूप क्या होगा। तो जीन प्रारूप के लिए अगर हम देखें कि बालक का रुधिर वर्ग क्या है, तो बालक का जो रुधिर वर्ग है वह O है और उसके पिता का जो रुधिर वर्ग है वो B है। तो उसके पिता का जीन प्रारूप क्या होगा? तो उसके पिता का जो जीन प्रारूप होगा वो I0IB होगा। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। 2011 में ये प्रश्न पूछा गया है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने जो अध्ययन किया था वो टोटल 7 लक्षणों का अध्ययन किया था। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया। फिर वही चीज़ है कि मेंडल ने कितने लक्षणों का अध्ययन किया था, ये नहीं होगा बल्कि ये होगा कि मेंडल ने किस लक्षण का अध्ययन किया था। अब यहाँ पर जो है ये ऑप्शन दिया गया है। तो मेंडल ने किस लक्षण का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने किस लक्षण का अध्ययन किया था? तो मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम का जो है वो अध्ययन किया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेंडल ने आनुवंशिकता के लक्षण का अध्ययन किया था। नेक्स्ट 13 नंबर के बाद देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन कि पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहते हैं। पृथक्करण का जो सिद्धांत है उस पृथक्करण के सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो पृथक्करण के सिद्धांत को जो है वो युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथक्करण के सिद्धांत को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट
14 नंबर के बाद 14वें प्रश्न के बाद बारी आती है 15वें प्रश्न की, जो 2016 में बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया है। और प्रश्न है आपके सामने कि द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी फेनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। तो अनुलक्षणिक फेनोटाइपिक जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है 9:3:1, 9:3:3:1। ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 16 नंबर, और 16 नंबर है कि मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए क्योंकि। मेंडल अपने प्रयोगों में सफल हुए, तो आखिर सफल क्यों हुए? सफल इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को चुना था। मटर का पौधा जो होता है वो कम समय अवधि में तैयार हो जाता है, और उसकी सिंचाई व्यवस्था की भी जो सीमित साधन होते हैं उनसे ही जो है उसकी सिंचाई व्यवस्था की जाती है। सबसे बड़ा चीज़ कि ये बहुवार्षिक पौधा था, अर्थात साल दर साल इसे उत्पन्न किया जाता है, इसका उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो इसका परिणाम जो है वो जल्दी से जल्दी पता चलेगा, इसलिए मेंडल अपने प्रयोग में सफल हो गए क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे को जो है वो प्रयोग के लिए चुना था। 16 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है कि मिलेनिन रंग द्रव की उपस्थिति में दशा उत्पन्न होती है। कैसी दशा उत्पन्न होती है भाई? तो मिलेनिन की उपस्थिति से जो दशा उत्पन्न होती है वो होती है रंजकहीनता। रंजकहीनता जो है वो उत्पन्न होती है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर के बाद जो है वो 18 नंबर प्रश्न देखेंगे कि मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है। मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा जो है वो मानव नर की आनुवांशिक पहचान की जाती है। मानव नर के आनुवांशिक पहचान को किसके द्वारा किया जाता है? तो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा किया जाता है। F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? जो F2 होता है संतति, तो F2 संतति की बाह्य लक्षणी अनुपात अपूर्ण प्रभाविता की स्थिति में क्या होता है? तो वो होता है 1:2:1। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के बाद हम देखेंगे 20 नंबर कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का मूल कारण जो है वो बहुगुणिता है, या असगुणिता है, या भौतिक प्रभाव है, या ये सभी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सब हो जाएगा कि गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का जो मूल कारण है वो असगुणिता भी है, भौतिक प्रभाव भी है, बहुगुणिता भी है। अर्थात ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा कि ये सब जो है वो गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन का कारण है। अगला जो है वो हम देखेंगे प्रश्न 21वां। 21 नंबर प्रश्न है बच्चों आपके सामने कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को रोकता है। किसमें रोकता है? जो एक जीन जोड़ा होता है वह दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोक देता है, तो किसमें रोकता है? ये 2009 और 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो वो रोकता है एपिस्टेसिस में। एपिस्टेसिस में जो है वो एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन जोड़े के प्रभाव को क्या कर देता है? रोक देता है। 21 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 22 नंबर प्रश्न कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। ये 2022 में जो है वह पूछा गया प्रश्न है कि मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण क्या है। तो इसका जो उदाहरण है वो है त्वचा का रंग। त्वचा का जो रंग है वह मात्रात्मक लक्षण का एक बेहतरीन उदाहरण है। 22 नंबर के बाद हम देखेंगे 23 नंबर प्रश्न बच्चों, और 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि एक गुणसूत्र पर अत्यंत समीप स्थित जीन्स प्रदर्शित करते हैं। तो एक गुणसूत्र पर अत्यंत जो समीप स्थित जीन्स होते हैं वो प्रदर्शित करते हैं, तो वो क्या प्रदर्शित करते हैं? तो वो जीन विनिमय जो है वो नहीं प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर के बाद जो है वो हम अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर प्रश्न कि प्रथम आनुवांशिकी विद आनुवांशिकी के पिता थे, यानी प्रथम आनुवांशिकी विद आनुवांशिकी के पिता कौन थे? 2012 में जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट मेंडल होंगे, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर 24 नंबर के बाद हम देखेंगे 25 नंबर टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। 2020 में ये बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया प्रश्न है कि टर्नर्स सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होंगे। तो टर्नर्स सिंड्रोम में जो गुणसूत्र पाए जाएंगे वो टोटल 45 होंगे। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब, मेंडल के नियमों को तभी लागू किया जा सकता है जब जनक शुद्ध ब्रीड हो, यानी जनक अगर शुद्ध ब्रीड होगा तभी जो है वह मेंडल के नियमों को लागू किया जा सकता है। 26 के बाद हम देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन कि एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है, एक जीन के विभिन्न रूपों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है भाई, तो एक जीन के विभिन्न रूपों को जो कहा जाता है उसे युग्म विकल्पी कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक जीन के विभिन्न रूपों को युग्म विकल्पी कहा जाता है। 27 के बाद हम देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश उत्परिवर्तन होते हैं, तो अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो वो अधिकांश जो उत्परिवर्तन होते हैं वो अप्रभावी होते हैं, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 28 के बाद हम देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन कि आनुवांशिक पदार्थ का उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा खंड कौन सा है। जो आनुवांशिक पदार्थ होता है उसके उत्परिवर्तन से प्रभावित होने वाला छोटे से छोटा जो खंड होता है वो कौन होता है, तो वो छोटे से छोटा खंड जो होता है वो म्यूटॉन होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 के बाद हम देखेंगे 30 नंबर क्वेश्चन कि वाई गुणसूत्र पर स्थित जो जीन्स है वो कौन है। तो वाई गुणसूत्र पर जो स्थित जीन्स है वह लिंग सहलग्न जीन है, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि ZZ तरह का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस में देखा जाता है। तो ये जो लिंग निर्धारण होता है वह मोर में देखा जाता है। मोर में जो लिंग निर्धारण होता है वो ZZ/ZW टाइप का जो है वो जीन होता है और इसका करेक्ट आंसर मोर हो जाएगा, क्योंकि इस तरह का जो लिंग निर्धारण जीन होता है वह मोर में पाया जाता है। नेक्स्ट 31 के बाद जो है वो हम देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, एक बिंदु उत्परिवर्तन है, एक बिंदु उत्परिवर्तन है। तो कैसा एक बिंदु उत्परिवर्तन है भाई, तो एक बिंदु उत्परिवर्तन जो है क्या वो थैलीसीमिया है, क्या वो थैलीसीमिया है, क्या वो सिकिल सेल अनीमिया है, या डाउन संलक्षण है, या रतौंधी है। तो कैसा है भाई, तो एक बिंदु उत्परिवर्तन जो है वह सिकिल सेल अनीमिया है, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। 32 के बाद जो है वो हम देखेंगे 33 नंबर कि मेंडल का द्वितीय नियम क्या है। तो जो मेंडल का द्वितीय नियम है वो कौन सा मेंडल का द्वितीय नियम है, करेक्ट, यहाँ पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो मेंडल का द्वितीय नियम है। 33 का जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे मेंडल द्वारा दिया गया युग्मकों की शुद्धता का नियम आधारित है। तो मेंडल द्वारा जो दिया गया युग्मकों की शुद्धता का जो नियम है वह किस पर आधारित है, तो एक संकरण पर आधारित है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 के बाद हम देखेंगे 35 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल के नियम का एक अपवाद है। ये 2010 और 2011 में पूछा गया है कि मेंडल के नियम का क्या अपवाद है। तो मेंडल के नियम का जो अपवाद है वो सहलग्नता है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 के बाद जो है वो हम देखेंगे 36 नंबर कि हीमोफीलिया क्या है। तो जो हीमोफीलिया है वह मेंडलियन व्याधि है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है भाई, तो जो डाउन सिंड्रोम है वो एक क्या है, तो गुणसूत्रीय व्याधि है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 के बाद देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल ने कार्य किया था। तो मेंडल ने किस पर कार्य किया था, तो मेंडल ने जो है वो उद्यान मटर पर कार्य किया था, बगीचे में लगे हुए जो मटर थे उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 के बाद हम देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य में ABO रक्त समूह क्या दर्शाता है। 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो ABO रक्त समूह होता है यह B और C दोनों को बताएगा, यानी बहुअलील को भी बताएगा और सहप्रभाविता को भी बताएगा। यानी ABO जो रक्त समूह होता है वह बहुअलील को दर्शाता है, साथ ही साथ सहप्रभाविता को दर्शाता है
अर्थात ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 के बाद अब हम देखेंगे 40 नंबर क्वेश्चन बच्चों कि पुन्नेट वर्ग विकसित किया गया। तो पुन्नेट वर्ग जो विकसित किया गया वो कब किया गया या किसने किया? तो पुन्नेट वर्ग जो है वह रेजिनेल्ड ने विकसित किया। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर के बाद हम देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? सटन ने जो है वो प्रस्तुत किया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत सटन नामक वैज्ञानिक ने जो है वो प्रस्तुत किया था। 41 के बाद हम देखेंगे 42 नंबर आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता के नियम को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बेटसन ने किया था। किसने किया था? बेटसन ने। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आनुवंशिकता के नियम को जो है वो बेटसन ने प्रस्तावित किया था। 42 के बाद हम देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन आनुवंशिकता शब्द किसने प्रस्तावित किया था? आनुवंशिकता शब्द किसने प्रस्तावित किया था? तो जो आनुवंशिकता शब्द है उसे प्रस्तावित करने वाले कौन थे? बेटसन ही थे। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन हाशियाकार रुधिराणु अरक्तता में अमीन अम्ल संगठक होता है। हाशियाकार रुधिराणु अरक्तता में अमीनो अम्ल संगठक होता है तो कौन होता है भाई? तो वो होता है बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूटेमिक अम्ल। बीटा श्रृंखला में वेलिन द्वारा ग्लूमेटिक अम्ल जो होता है वो हाशियाकार रुधिराणु और रक्तता में अमीनो अम्ल संघटक होता है। 44 का ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 45 नंबर कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में किसमें? मानव रुधिर ए बी वर्ग में क्या होता है? ये 2015 में जो है वह पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि मानव रुधिर ए बी वर्ग में एंटीबॉडी उपस्थित होते हैं, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन कि एक जीन का जोड़ा दूसरे जीन के जोड़े के प्रभाव को रोकता है और उसे क्या कहते हैं? तो एक जो जीन का जोड़ा होता है और वो दूसरे जीन के प्रभाव को रोकता है तो उसे एपीस्टेसिस कहते हैं, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 46 के बाद हम देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? मेंडल जो थे वो सहलग्नता को किस कारण नहीं देख पाए? तो विनिमय के कारण जो है वो नहीं देख पाए थे। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि मेंडल ने जो है वो विनिमय के कारण जो है सहलग्नता के गुण को नहीं देख पाए थे। 47 के बाद हम देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन कि जीन विनिमय किस अवस्था में होता है? जो जीन विनिमय होता है वो किस अवस्था में होता है? तो जीन विनिमय जो होता है वो पैकिटीन की अवस्था में होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 के बाद हम देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कि समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे। समीपस्थ स्थित एक गुणसूत्र के दो जीनों पर होंगे तो क्या होंगे दो जीनों पर? तो दो जीनों पर सही बात मुश्किल से कोई नहीं होगा, यानी न तो दोहरा विनिमय होगा न तो कोई विनिमय होगा, यानी कोई विनिमय नहीं होगा या मुश्किल से कोई नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 के बाद हम देखेंगे बच्चों 50 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है? तो जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है वह लिंग गुणसूत्रों के विशिष्ट संयोग द्वारा होता है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 51 नंबर क्वेश्चन कि कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है। 2013 में यह पूछा गया है कि कानों पर जो बाल पाया जाता है कुछ लोगों के वह किस जीन के कारण पाया जाता है? तो वह जो है वो पाया जाता है वाई क्रोमोसोम के कारण। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 51 के बाद जो है वो हम देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन कि पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया था। तो पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित किसमें पाया गया था? तो मिराबिलिस जलापा में जो है वह पूर्ण प्रभाविता अनुपस्थित पाया गया था। 52 के बाद जो है वो हम देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2019 में यह पूछा गया प्रश्न है कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 47 होती है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 53 के बाद हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन कि कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन क्या कहलाता है? तो कई लक्षणों को प्रभावित करने वाला जीन
प्लियोट्रॉपिक कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 के बाद जो है वो हम देखेंगे 55 नंबर कि विभिन्नताओं का स्रोत क्या है। विभिन्नताओं का आखिर स्रोत क्या है? तो विभिन्नताओं का स्रोत जो है वह उत्परिवर्तन है। जब उत्परिवर्तन होता है तो विभिन्नता उत्पन्न होती है। 55 के बाद जो है वो हम देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? 2012 और 2021 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2012 और 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन कि क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? तो ये होता है पैक्टिन की अवस्था में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 के बाद हम देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन, बिंदु उत्परिवर्तन में एडेनिन ग्वानिन द्वारा प्रतिस्थापित होता है। तो क्या होता है भाई एडेनिन और ग्वानिन के द्वारा प्रतिस्थापित? तो एडेनिन और ग्वानिन के द्वारा जो है वो स्थापित होता है ट्रांसवर्जन की क्रिया में। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 के बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन है बच्चों आपके सामने कि ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? अर्थात ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है? तो हेक्साप्लोइड है, हेक्साप्लोइड है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 58 के बाद हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है? 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह प्रभाविता को दर्शाता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर के बाद हम देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन जो 2016, 2017, 2017 में ही जो है ये पूछा गया है। 2 बार 2017 लिख दिया गया है। 2016 और 2017 में रिपीटेड क्वेश्चन है। जितना बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है सारा का सारा आपको तैयार कर लेना है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक रक्तदाता है? तो सार्वभौमिक जो रक्तदाता है वो सार्वभौमिक रक्तदाता कौन है भाई? तो जो सार्वभौमिक रक्तदाता है वो ओ ब्लड ग्रुप है। ओ ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वभौमिक रक्तदाता कहलाता है। किसी में भी इसका रक्त चढ़ जाएगा। 60 नंबर के बाद जो है वो हम देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन कि अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया? अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत लैमार्क के द्वारा जो है वह दिया गया था। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन कि एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है? ये 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि जो एक संकरण क्रॉस का फिनोटिपिक अनुपात होता है वो क्या होता है? तो वो होता है 3:1। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 के बाद हम देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य अर्थात पुरुष में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2017 और 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वह कितनी होती है? तो गुणसूत्र की जो संख्या होती है मनुष्य में वो 44 और प्लस XY होती है। नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन, और 64 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मेंडल का नियम व्यापक नहीं है? मेंडल का कौन सा नियम है इनमें से जो व्यापक नहीं है? तो मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो व्यापक स्तर पर नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से हमने जो है वो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित कर लिया। महत्वपूर्ण प्रश्नों को संकलित करने के बाद अब केवल एक ही चीज आपसे कहना चाहेंगे कि आप जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ कोचिंग संस्थान में, वो बच्चे इस पूरे टॉपिक को तैयार कर लेंगे, क्योंकि बहुत जल्द से आशय यह है कि छठ के बाद ही इस अध्याय का टेस्ट होगा। तो आप लोग इसको बहुत बढ़िया से जो है वो पढ़ लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। वंशागति और विविधता के सिद्धांत और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर के आएंगे जो विगत परीक्षाओं में पूछे गए लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपका और हमारा साथ परीक्षा तक बना रहे, बल्कि आगे भी बना रहे, उसकी भी तैयारी में लगे हुए हैं कि आपका और हमारा साथ जो है वो बहुत लंबा हो। हर जगह जो है वो आपको जरूर मेरा मार्गदर्शन मिले और जो भी मेरे पास थोड़ा बहुत ज्ञान है वो मैं आपको दूं और आप अपने जीवन में सफल हों। तो ये साथ लंबा रहने वाला है और उम्मीद करते हैं कि आपका और हमारा साथ जब तक इस शरीर में जान है तब तक बना रहेगा। मन लगा करके पढ़िए
और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो 64 थे। आप उसको तैयार कीजिए। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वास्थ्य का भी आप ख्याल रखिए। पढ़ने में इतने मशगूल मत हो जाइए कि स्वास्थ्य पर ध्यान मत दीजिए और बीमार पड़ जाइए। तो स्वस्थ रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है और सकारात्मक रहना सबसे ज़्यादा जरूरी है। स्टे पॉजिटिव, बिलीव इन गॉड, डू वर्क हार्ड, देन यू विल गेट सक्सेस। तभी आप सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह केवल और केवल एक ही जगह मिलेगा और वो है साइंस जंक्शन धीरज सर पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।